हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक को, जिसको बनाया गया है सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 के सभी वीडियोस को आपने देखा है, सभी टॉपिक्स आपके समझ में आ गए हैं। एट द सेम टाइम जितने भी एक्सरसाइजेस थे उन चैप्टर्स में सबका सोल्यूशन आपने देख लिया है, सबका सोल्यूशन आपको समझ में भी आ गया है। तो चलिए आज क्या पढ़ने वाले ये देख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फाइनली क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band is also a change. तो चेंजेस से हम घिरे हुए हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वो चीनी घोलना हो पानी में, या फिर किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करना हो, या फिर दूध का खट्टा हो जाना हो, या फिर दूध से दही जमना हो, ये सभी के सभी चेंजेस हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो चलिए इन चेंजेस को यहाँ पे समझते हैं इस चैप्टर में। तो चेंजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। एक्टिविटी 5.1 को देखिए। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. रेफर कीजिए फिगर 5.1 को। अब देखिए ये जो मेन पेपर था जिसके आपने 4 फोल्ड्स किए, वापस से इन चारों फोल्ड्स को आपने काट दिया और उनमें से एक पर्टिकुलर फोल्ड को वापस से आपने 4 फोल्ड्स में काटे। तो ये जितने भी पीसेस ऑफ पेपर हैं, इनको क्या आप जोड़कर वापस से मेन पेपर बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। मगर ये जितने भी पीसेस हैं सब में पेपर की ही क्वालिटी है। एक्टिविटी 5.2 को देखिए। Collect the chalk of dust lying on the floor near the chalkboard of your classroom or crush a small piece of chalk into dust. Add little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? एक्टिविटी 5.2 के अनुसार आपको चॉक डस्ट लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है, एक पेस्ट जैसा तैयार करना है, इसको अब शेप देना है एक चॉक का। उसको सूखने दीजिए, आपको वापस से चॉक मिल जाएगा। यानी कि चॉक से बना चॉक डस्ट से वापस से आपने चॉक बना लिया, तो आपने पूरी तरह से रिकवर कर लिया इस पर्टिकुलर चॉक को फ्रॉम द चॉक डस्ट। एक्टिविटी 5.1 में आपने पीसेस को एक साथ रखा जरूर, मगर उनको जोड़ नहीं पाए। यानी कि ये चेंज जो था ये इरिवर्सिबल था, मगर एक्टिविटी 5.2 में जो चेंज है वो रिवर्सिबल है। एक्टिविटी 5.3 को देखिए। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in the freezing mixture. Does the water become solid ice once again? तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को तो आपने ऐसे ही घर पे किया होगा कि थोड़ा सा आपने आइस ले लिया, उस आइस को एक टम्बलर में रखा, उसको धूप के नीचे रखा, कुछ देर में आप देखोगे कि आइस थोड़ा सा मेल्ट कर गया। अब वापस से इस टम्बलर को लेकर आप डीप फ्रिज में रख दीजिए, तो आपको वापस से आइस मिल जाता है। यानी कि यहां पे भी चेंज हुआ, आइस से वाटर, वापस से वाटर से आइस, मगर ये चेंज जो है पूरी तरह से रिवर्सिबल है। एक्टिविटी 5.4 को देखिए। बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर. डू यू सी स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर. ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ पैन. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर? ये वाला एक्टिविटी भी आपने कभी ना कभी घर पे किया ही होगा। आप जब पानी उबालते हो तो पानी से भाप निकलता है, यानी कि वाटर वेपर निकलता है। अगर आप किसी भी यूटेंसिल को उस भाप के ऊपर रख दो कुछ देर के लिए, तो आपको दिखेगा कि ये भाप वापस से पानी बन जाता है। एक्टिविटी 5.5 को देखिए। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर? तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अनुसार अगर आपने एक हैक्सॉ ब्लेड लिया, उसको एक पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ा, एक छोर को आपने गैस स्टोव के ऊपर रखा, तो आपको दिखेगा कि कुछ देर बाद उस गैस स्टोव के फ्लेम की वजह से, गर्मी की वजह से, वो जो हैक्सॉ ब्लेड का पोर्शन है जो गैस स्टोव के ऊपर है, वो वाला पोर्शन रेड बन जाता है।
अब उस हैक्सॉ को वहां से हटा दीजिए तो कुछ देर बाद ये ठंडा होकर वापस से अपने ओरिजिनल कलर में चला आता है। तो एक्टिविटी 5.1 से लेकर एक्टिविटी 5.5 तक जितने भी चेंजेस हुए ये सभी के सभी चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टी में हुए। शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जो है वो जनरली रिवर्सिबल होता है, हर समय नहीं। इस तरह के चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open gets rusted. At homes, you might have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, wet iron pan, जिसको हम तवा कहते हैं, often gets rusted if it is left in the state for some time. Rust is not iron. It is different from the iron on which it is deposited. अब देखिए, अगर आपने किसी भी आयरन के चीज को, चाहे वो कोई भी चीज हो, बहुत देर तक खुले में रख दिया तो उस पे एक लेयर बन जाती है, एक ऐसा सब्सटेंस उस पे जमा हो जाता है जो थोड़ा सा फ्लेकी होता है। फ्लेकी मतलब जो थोड़ा सा पाउडर्ड सब्सटेंस होता है। ये जो सब्सटेंस होता है इसको हम बोलते हैं रस्ट, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ये जो प्रोसेस है इसके जरिए ये जो पाउडरी सब्सटेंस बना है आयरन पर, ये पाउडरी सब्सटेंस बिल्कुल भी आयरन नहीं है। इसके प्रॉपर्टीज जो है आयरन से बिल्कुल अलग है। तो यहां पे एक चेंज हुई, जिस चेंज की वजह से एक ऐसा सब्सटेंस बना जो पहले था ही नहीं। इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। एक्टिविटी 5.6 को देखिए। Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium, clean its tip with sandpaper, burn the tip near the candle flame. It burns with a brilliant white light. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like magnesium ribbon? तो यहाँ पे आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। उस रिबन के एक छोर को आपको फ्लेम के ऊपर रखना है तो उसमें आग आ जाती है, उसको आग पकड़ लेती है। बहुत ही ब्राइट फ्लेम में ये मैग्नीशियम जलता है और हमको एक राख मिलती है। ये जो राख है ये मैग्नीशियम तो बिल्कुल नहीं है। यहां पे देखिए कि किस तरह का चेंज हुआ इस इक्वेशन में। मैग्नीशियम, जिसका केमिकल सिंबल हुआ Mg, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरी तरह से मैग्नीशियम से अलग है। यानी कि यहां पे भी जो चेंज हुआ, इस चेंज की वजह से एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो गया। Collect the ash and mix it with small amount of water. Stir the mixture. Test the mixture with blue and red litmus paper. तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो ऐश है उसको जब पानी में मिलाओगे और उसके ऊपर जब लिथमस टेस्ट करोगे तो ये लिथमस टेस्ट आपको बता देगा कि ये जो नया सोल्यूशन बना है दिस इज बेसिक। यहां पे हुआ क्या है कि द मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज रिएक्टेड विद वाटर और उससे बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए एक्टिविटी 5.7 को। डिसॉल्व अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू वर्चुअल भी बोलते हैं या फिर नीला थोटा भी बोलते हैं, इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of this solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or used shaving blade into the remaining solution. Wait for an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution that you have saved separately. तो आपने एक बीकर लिया, उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला, थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद कुछ एक ड्रॉप आपने डाल दिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। आप देखोगे इमीडिएटली इस सोल्यूशन का कलर जो बन जाता है दैट इज ब्लू। अब इस सोल्यूशन में अगर आप एक रेजर ब्लेड डालोगे या फिर एक आयरन नेल डालोगे तो कुछ देर में आपको चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन नजर आएगा, बन जाएगा इसका कलर ग्रीन। ऐसा क्यों हुआ? इस वाले रिएक्शन की वजह से। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसका कलर ब्लू है उसके साथ जब आयरन रिएक्ट कर गया तो बन गया आयरन सल्फेट सोल्यूशन जिसका कलर ग्रीन है और साथ में नीचे की तरफ कॉपर जो ब्राउन कलर की है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां पे भी आप चेक कीजिए रिएक्शन के आखिर में जो सब्सटेंस बने वो सब्सटेंस पहले नहीं थे।
अब देख लीजिए एक्टिविटी 5.8, टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water. तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको थोड़ा सा विनेगर लेना है, उसके साथ ऐड करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा. जैसे ही आप ऐड करोगे दोनों में रिएक्शन होता है. क्या रिएक्शन देख लीजिए स्क्रीन पर. विनेगर जिसमें है एसिटिक एसिड, ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया. बेकिंग सोडा असल में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दोनों का रिएक्शन हुआ और उसमें से प्राइमरीली बना कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो हिसिंग साउंड वाला गैस निकल रहा है ये बताया गया है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है. अब आपको बताया गया है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ मिक्स कीजिए. तो जैसे ये काम आप करते हो तो आपका एक वापस से रिएक्शन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है लाइम वाटर के साथ. लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला है CaOH2. इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3 और साथ में वाटर. ये जो CaCO3 है ये मिल्की इन कलर है. तो आपको इमीडिएटली क्या नजर आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लाइम वाटर से पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से इसका कलर जो है चेंज होके मिल्की हो गया. यहां पे इन दोनों रिएक्शंस में आप वापस देखिए जो एंड प्रोडक्ट है ये शुरू में नहीं थे. इसका मतलब ये जो चेंजेस हैं ये सभी के सभी केमिकल चेंजेस हैं. तो केमिकल चेंजेस को या फिर केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे. अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical change. तो हम अपने आसपास जितने भी नए substances बनने देखते हैं वो सभी के सभी chemical changes के वजह से ही बनते हैं. Say for example हमारे शरीर में food का digest होना, ripening of food, fermentation of grapes, ये सभी के सभी chemical change की वजह से ही possible हुए. साथ में हम जो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन भी बहुत सारे chemical reactions के वजह से ही बनते हैं. हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट्स यूज करते हैं ये भी केमिकल रिएक्शंस के जरिए से ही बनते हैं. So we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. तो chemical change में नया substance बनता तो है, उसके साथ कुछ और चीजें भी आपको दिख सकती हैं, मिल सकती हैं, जैसे heat, light और any other type of radiation, sound, स्मेल, कलर चेंज या फिर कोई भी नया गैस का बनना. Explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is the reason why you are advised not to play with fireworks. तो आप जब पटाखे छोड़ते हो तो पटाखों में भी केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से हीट, लाइट, साउंड और कुछ गैसेस निकलती हैं. जब आपका खाना सड़ जाता है और उसमें से एक बास आती है तो वो भी एक केमिकल चेंज की वजह से ही होती है. चैप्टर 4 में आपने जब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था तो वो भी एक केमिकल चेंज ही था क्योंकि वहां पे रिएक्शन के आखिर में एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बन रहा था. अब चलिए बात कर लेते हैं ओजोन लेयर की. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from harmful ultraviolet radiation which comes from sun. Ozone absorbs this radiation and breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call breaking down of ozone a chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by the ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other light forms. ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. तो हमको ऑलरेडी पता है कि अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है. ओजोन का काम है सन से आते हुए अल्ट्रावायलेट रे को रोकना. अगर ये अल्ट्रावायलेट रे अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सबको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है. अल्ट्रावायलेट रे जब ओजोन लेयर पे पड़ता है तो इससे बनता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही एकदम ही अलग सब्सटेंसेस हैं, यानी कि यहाँ पे भी एक केमिकल चेंज बनता है और इस पर्टिकुलर केमिकल चेंज की वजह से अल्ट्रावायलेट रे कभी भी अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाती. अब चलिए देखते हैं डिटेल में रस्टिंग ऑफ आयरन को. तो आयरन से बहुत सारी आर्टिकल्स बनी होती है. आयरन से ब्रिजेस बनते हैं, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स. अगर आयरन में रस्टिंग होता है, जो कि होता है, तो इससे काफी ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है लोगों को. आयरन में जो ये रस्टिंग होता है ये चेंज आखिर है क्या.
देखिए, आयरन जिसका केमिकल सिंबल है Fe, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इससे बनता है रस्ट, और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3, और इसको हम केमिकली बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड और ये आयरन जो है ये कंप्लीटली दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, तो यहां पे भी ये चेंज जो है केमिकल चेंज ही है। In fact, if the content of moisture in the air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. तो humidity high होगी तो rusting भी fast हो जाता है। So how do we prevent rusting? Prevent iron particles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. This process of depositing layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. तो जितने भी आयरन के प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आपको रस्टिंग से बचाना है तो उनको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रीस या फिर पेंट लगा दें तो ये आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। दूसरा आप कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस के जरिए हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो इसके वजह से भी आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर को एक्सपोज नहीं हो पाता है, रस्टिंग पर रोक लग जाती है। इनफैक्ट हम अपने घर में जो आयरन पाइप्स यूज करते हैं वाटर के लिए, ये सभी के सभी पाइप्स जो है गैल्वेनाइज्ड होते हैं। जिंक के अलावा भी आप क्रोमियम का कोटिंग कर सकते हो आयरन के ऊपर। You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water in the sea contains many salts. Salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted, so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? अब अगर बात करें हम शिप की, तो शिप तो पानी में तैरते हैं, उनका एक पोर्शन जो है हमेशा पानी के नीचे रहता है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पे भी पानी गिरता है। अब जो समुंदर का पानी है उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिला होता है, और सॉल्ट के मिलने की वजह से रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि रस्टिंग से बचाने के लिए शिप्स को रेगुलरली पेंट करना जरूरी हो जाता है। एट द सेम टाइम हर एक साल में एक बार मेजॉरिटी ऑफ द आयरन पार्ट्स को वापस से रिप्लेस करना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन इससे कितना ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है पूरे दुनिया में। आपने देखा होगा कि आपके घर पे जितने भी बर्तन यूज होते हैं जनरली वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी भी जंग नहीं लगता या फिर रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरन नहीं है, आयरन के साथ मिक्स किया गया है कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। In class 6 you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water. Salt obtained in this manner is not pure and the shapes of its crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. The process is called crystallization. It is an example of a physical change. तो अब हम पढ़ने वाले हैं crystallization के बारे में, जो एक physical change है। समुंदर के पानी को अगर आप सुखा देते हैं, इवेपोरेशन करवा देते हैं उसमें, तो आपके पास बच जाता है सॉल्ट। मगर ये सॉल्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके क्रिस्टल्स बहुत ही छोटे होते हैं, और दूसरा ये कि ये सॉल्ट में होता है बहुत सारा इंप्योरिटी। अब इस सॉल्ट के क्रिस्टल्स को अगर आप प्रॉपर करना चाहें, इंप्योरिटी को भगाना चाहें, तो आपको यूज करना पड़ेगा एक प्रोसेस जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए एक्टिविटी 5.9 को देखते हैं और समझते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकन, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली while stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved.
Filter the solution, allow it to cool. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. तो आपको करना क्या है कि एक बीकर में आपको पानी लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डालने हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। अब इस बीकर के वाटर को आप हीट कीजिए, कुछ देर बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके कॉपर सल्फेट पाउडर। इस पाउडर को ऐड करते रहिए जब तक ये पाउडर पानी में घुल ना जाए, और तब तक ऐड कीजिए जब तक इस सॉल्यूशन में इससे ज्यादा कॉपर सल्फेट ना घुल पाए। अब बॉइलिंग को रोक दीजिए, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। आपको याद रखना है कि इस सॉल्यूशन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ देर बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स इस सॉल्यूशन के नीचे सेटल किए हुए दिख जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं पेज नंबर 54 में कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या। Changes can be of two types, physical and chemical. Physical changes are changes in the physical property of substances. No new substances are formed in these changes. These changes may be reversible. In chemical changes, new substances are produced. Some substances can be obtained in pure state from their solutions by crystallization. अब चले आते हैं पेज 54 के एक्सरसाइजेस में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes. First is photosynthesis. This is purely a chemical change. Dissolving sugar in water is a physical change. Burning of coal. कोल आप जलाओगे आपको मिल जाएगी राख। Completely दो अलग substances हैं. So this is a chemical change. Melting of wax is a physical change. Beating aluminium to make aluminium foil is a physical change. Digestion of food is a chemical change. Question number 2. State whether the following statements is true or false. In case the statement is false, you have to write the correct statement also. A. Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. False. Log of wood की जो प्रॉपर्टी होती है और pieces की जो प्रॉपर्टी होती है दोनों सेम होते हैं, नए सब्सटेंस नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक फिजिकल चेंज है। B. Formation of manure from leaves is a physical change. False. लीव्स का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है, मैन्योर का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है, दोनों का नेचर अलग होता है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, तो ये एक केमिकल चेंज है। सी. आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली. ट्रू. आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस. फॉल्स. आयरन और आयरन ऑक्साइड जिसको हम Fe2O3 बोलते हैं या फिर रस्ट बोलते हैं, ये कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। E. Condensation of steam is not a chemical change. True. Question number 3, fill in the blanks. A. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, so it is due to the formation of CaCO3 या फिर calcium carbonate. B. Chemical name of baking soda is, it is sodium hydrogen carbonate. C. The two methods by which rusting of iron can be prevented are, one is painting, another one is galvanizing. D. Changes in which only dash properties of substance changes are called physical changes, so physical properties. E. Changes in which new substances are formed are called chemical changes. Question number 4. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with evolution of gas. What type of change is this? Explain. So baking soda जब आप lemon juice के साथ react करते हो तो यहाँ पे जो bubbles of gas बनते हैं, that is basically carbon dioxide. Now carbon dioxide is completely different from baking soda or from lemon juice. So here a new substance has been formed. So this particular change is a chemical change. Question 5. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both chemical and physical changes take place. तो जब कैंडल बर्न होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट करता है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. बट कैंडल का जो विक होता है यानी कि लौ होती है, जब वो जल जाती है तो उससे बन जाता है एक ऐश या फिर राख. ये जो राख है ये कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वैक्स है, यानी कि यहां पे हो गया आपका केमिकल चेंज. ठीक इसी तरह से इफ यू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू फर्दर पीसेस, तो जितने भी पीसेस आपके बनेंगे सबके सब पेपर के हैं, तो ये फिजिकल चेंज हुआ. अगर आप पेपर को जला दोगे तो उससे बन जाता है राख या फिर ऐश. ये ऐश और पेपर दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, यानी कि यहां पे भी आपका है केमिकल चेंज.
क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। मिल्क में जब बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं उसमें से बनता है कर्ड। तो कर्ड एंड मिल्क, दीज आर completely different substances, so obviously this is a chemical change. Question number 7, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. Burning of wood results in formation of ash. Ash and wood are not same substances, so this is chemical change. But when you cut wood into small pieces, every piece is still wood, यानी कि नया substance यहाँ पे नहीं बना. This is a physical change. Question number 8, describe how crystals of copper sulfate are prepared. इसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पे मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन समझाया है. तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा. Question number 9, explain how painting of iron gates prevent it from rusting. So when you paint the iron gate, the iron is stopped from getting exposed to oxygen and water. Oxygen and water दोनों important है rusting के प्रोसेस के लिए. तो अगर आयरन इन दोनों चीजों के कांटेक्ट में ना आए तो ऑब्वियसली रस्टिंग तो होगा नहीं. तो you will prevent the iron from getting rusted if you paint it. Question number 10, explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. See, in coastal areas, the humidity content of air is extremely high. Number 1. Number 2, coastal areas में जब भी बारिश होगी या जो भी पानी होगा उसमें salt की quantity high होगी. Presence of salt and high humidity दोनों ही responsible है for higher rate of rusting के लिए. इन अ डेजर्ट एरिया एयर इज ड्राई, साथ में वहां पे जो वाटर है उसमें आपको नमक नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियसली यहां पे रस्टिंग का प्रोसेस होगा तो जरूर, मगर बहुत ही धीमा होगा. क्वेश्चन नंबर 11, अ गैस वी यूज इन अ किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. In the cylinder, it exists as liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. This is change A. When it burns, this is change B. The following statements pertain to these changes. You have to select which is the correct one. तो आपको यहाँ पे चूज करना है which is the correct answer. 1, process A is a chemical change. 2, process B is a chemical change. 3, both process A and B are chemical changes. Number 4, none of these processes are chemical change. तो यहाँ पे chemical change कौन सा है? प्रोसेस A में जो गैस लिक्विड स्टेट में थी वो कन्वर्ट होगी गैसियस स्टेट में, तो ऑब्वियसली ये फिजिकल स्टेट है. जबकि प्रोसेस B में ये गैस जो है वो बर्न कर जाती है तो उससे बन जाते हैं कुछ दूसरे ही गैसेस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोसेस B जो है दैट इज अ केमिकल चेंज, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. Now come to question number 12. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. This is change A. Biogas is then burnt as a fuel. This is change B. The following statements pertain to these changes. Choose the correct one. Number 1, process A is a chemical change. Number 2, process B is a chemical change. Number 3, both processes A and B are chemical changes. Number 4, none of these processes are chemical change. तो change A में क्या हो रहा है कि anaerobic bacteria animal waste से बनाते हैं बायोगैस. ऑब्वियसली एनिमल वेस्ट और बायोगैस ये दो कंप्लीटली अलग सब्सटेंसेस हैं. तो प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज. प्रोसेस बी में क्या हो रहा है कि इस बायोगैस को आप बर्न कर रहे हो एज अ फ्यूल, तो ऑब्वियसली इससे कई नई तरह की गैसेस बनेंगी. तो ऑब्वियसली प्रोसेस बी जो है वो भी एक केमिकल चेंज है. तो यहां पे करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3. तो चलिए इससे ओवर हो जाता है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये वीडियो दोबारा आप देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए. आप खुद और आपके दोस्त दोनों मिलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में हम मैथ्स के जो वीडियोस डाल रहे हैं क्लास 7 के लिए उन पे भी बराबर नजर रखिए. उन वीडियोस को भी अच्छी तरह से फॉलो कीजिए. वापस आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 6 में, जहां पे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. टिल देन, बाय बाय.